एक इंसान की ज़िंदगी दुखों से भरी रहती है। कभी ये दुख आज के होते हैं तो कभी कल आने वाले होते हैं। जैसे हम सबको पता है कि एक दिन हम सब मर जाएंगे। केवल मर ही जाना नहीं, मरने से पहले हमें बीमारियां लग जाती हैं। जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिनके साथ हमने ज़िंदगी बिताई होती है, हम उन्हें भी एक दिन खो देते हैं। खोना ही नहीं, हम इस डर में जीते हैं कि कहीं हम उन्हें खो ना दें। आज तो मॉडर्न एरा में जहां हमें बहुत कुछ पता है, बीमारियों के बारे में पता है, उनसे कैसे बचे हमें पता है, उनका इलाज क्या है हमें ये भी पता है, नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में हमें पता है। हमारे पास आज बहुत तरीके नॉलेज पाने के, पर फिर भी हम मौत और दुखों के आगे अपने आप को कितना पावरलेस फील करते हैं। तो ज़रा सोचो, आज से 1000 साल पहले वाले इंसान की हालत, जो ना तो कुछ समझता था, ना उसके पास समझ पाने के औजार थे। उस टाइम पे जब वो छोटा होता, जिन लोगों के साथ वो खेला होता था, वो उसे छोड़ के चले जाते थे, मर जाते थे बिना किसी वजह की, जो शायद उसे कभी पता ही ना चले। सोचो उस 1000 साल पहले वाले इंसान के बारे में, जो कि मौत से घिरा रहता था। एक गलत कदम और उसका अंजाम मौत। गंदा पानी पी लिया, मर गए। गंदा खाना खा लिया, मर गए। गलती से जहरीला पौधा खा लिया, मर गए। गलती से रात को अंधेरे में अकेले चले गए, मौत, क्योंकि शेर खा गया। बारिश नहीं हुई, भूखमरी से मर गए। बिजली कड़क रही थी, बाहर चले गए, बिजली गिर गई तुम्हारे ऊपर और तुम मर गए। और इतना बुरा हाल केवल इंसानों का ही है। जानवरों को पहले से पता होता है कि उन्हें क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ से खाना है, कहाँ से पानी मिलेगा। जानवर अगर गंदा पानी भी पी ले तब भी उसे कुछ नहीं होता। जानवर ठंड में भी सर्वाइव कर लेते हैं और गर्मी में भी। जानवर का बच्चा पैदा होने के कुछ वक्त के बाद ही चलना शुरू कर देता है। पर वहीं अगर हम इंसान के बच्चे को देखें तो केवल उसे चलने में ही 1 साल का समय लग जाता है। उसके बाद कम से कम उस बच्चे को 14-15 साल तक ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके वो बच्चा शायद सर्वाइव कर पाए अपने आप से। धरती पे इंसान फिजिकली सबसे ज़्यादा कमज़ोर जानवर है। एक गलत कदम और उसका अंजाम हमेशा मौत होता है। तो इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल होता है हाउ टू एक्ट, कि हम हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से एक्ट करें। हमारी ज़िंदगी जो कि चॉइसेस से घिरी रहती है, उन चॉइसेस को कैसे करें, इस दुनिया में किस तरीके से एक्ट करें ताकि हम जिंदा बचे रहे और शायद बच्चे पैदा कर सके ताकि हमारे जीन्स आगे बढ़ें। इसी हाउ टू एक्ट के सवाल का जवाब देने के लिए रिलीजन का जन्म हुआ, गॉड का जन्म हुआ, ताकि हम सब इंसान इस दुनिया में इतना पावरलेस फील ना करें। तो हमें एक्ट करने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन लेने के लिए हमें गाइडलाइंस चाहिए, और गाइडलाइंस ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ हो। भले ही वो सर्वाइवल के चांसेस को हमारे बढ़ाए, केवल सर्वाइवल के चांसेस को ही क्यों, अच्छे से सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाए। और ऐसी गाइडलाइंस के लिए हमें हर तरह की समझ चाहिए। हमें साइंटिफिक नॉलेज चाहिए जो कि हमें बता सके कि ये दुनिया कैसे काम करती है। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि दुनिया कैसे काम करती है, दुनिया के रूल्स क्या हैं, तो शायद हम सब बेवकूफ़ी करने लगें। जैसे सोलर एक्लिप्स के दौरान बच्चों को ही सेक्रीफाइस कर देना कि अरे सूर्य देव नाराज़ हो गए, बच्चे को काट दो, सेक्रीफाइस कर दो। अगर हमें दुनिया की नॉलेज नहीं होगी तो यही सब होगा। और उसके बाद हमें चाहिए उन लोगों के एक्शंस की जानकारी जिसने लोगों को महान बनाया, पावरफुल बनाया, उनकी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाया। यह सब तो ठीक है, पर डिसीजन लेने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले लोगों की स्मॉल कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, जहाँ सबका रोल फिक्स्ड होता था। एक पंडित है तो पूजा पाठ करवाएगा, एक राजपूत है तो लड़ने जाएगा। सबकी ज़िंदगी और सबकी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी थी। यह सिस्टम एक्सप्लॉइटिंग था लोगों के लिए, पर सबको पता था कि उन्हें क्या करना है। उनके डिसीजंस में क्लियरिटी थी, ज़िंदगी सिंपल थी, डिप्रेशन नहीं था, ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी पर मीनिंगफुल थी।
फिर आता है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से इंसान और छोटा हो गया। इंसान पहले जो काम करता था अपनी छोटी सी कम्युनिटी में रहकर, वहाँ पर वो सेफ था, वहाँ उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता था। पर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद यह सब छिन गया। शहरों की भीड़ में इंसान कहीं खो गया। इंसान एक छोटी सी कैपिटलिस्टिक मशीनरी का एक छोटा सा अनइम्पॉर्टेंट हिस्सा बनकर रह गया। और यहाँ से शुरुआत होती है कार्ल मार्क्स के एज ऑफ एलियनेशन की, जहाँ एक आम आदमी एक पैसिव कंज्यूमर बनकर रह गया है, जहाँ जो वो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है और जो वो काम कर रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रोडक्ट में उसका कोई अपना पर्सनल टच नहीं है, जैसे वो छोटी सी कम्युनिटी में होता था। आज का इंसान बस दूर दूर से चीज़ों को देख रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, पर हम सब क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। उस टेक्नोलॉजी को चेंज करने में हमारा कोई योगदान नहीं है। हम बस उसे पैसिवली कंज्यूम कर रहे हैं। हम बस उसके अनुसार अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं। इलॉन मस्क चांद पर जा रहा है, इलॉन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सब बस टीवी पे उस रॉकेट को ऊपर जाते हुए देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बस एक पैसिव कंजम्पशन है ज़िंदगी के साथ, कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं। दुनिया में कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं और हम सब बस उन्हें टीवी पे देख रहे हैं, एक पैसिव कंज्यूमर्स की तरह। कोई रिलेशन नहीं है, कुछ पर्सनल टच नहीं है हमारा। हम सब इस दुनिया से ही जैसे एलियनेटेड हो चुके हैं। तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो हमारे पास सोशल सिक्योरिटी थी वो हमने खो दी, और आज के टाइम में हम सब पावरलेस हो चुके हैं। तो इस पावरलेसनेस ने एक नए आदमी को जन्म दिया जो कि क्लूलेस है। उसे पता ही नहीं है उसे अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। उसकी ज़िंदगी बस दुनिया के हालातों पे टिकी हुई है। वो कंफ्यूज्ड है, वो मल्टीविल्ड है। तो दुनिया में करना क्या है, इस सवाल का जवाब ढूंढने का इस कंडीशन में सबसे अच्छा रास्ता क्या है? तो जो सबसे अच्छा रास्ता है कि भेड़ चाल चलो, कि जो मेजॉरिटी कर रही है वही करो। शायद वही सबसे ज़्यादा सुरक्षित रास्ता है, शायद वही सही रास्ता है। और जब इंसान पावरलेस, कंफ्यूज्ड, मल्टीविल्ड हो जाता है तो दुनिया में डेमोक्रेसी का फैलना शुरू हो जाता है। तो डेमोक्रेसी इसलिए नहीं आई क्योंकि इंसान इक्वालिटी को समझने लग गया था, इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करने लग गया था। डेमोक्रेसी का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि इंसान कमज़ोर हो गया था, पावरलेस हो गया था, मल्टीविल्ड हो गया था। जो पुरानी वैल्यूज़ थी वो ख़त्म होती जा रही हैं और एक नई वैल्यू का जन्म हो रहा है, एक नए आइडियल का जन्म हो रहा है जो कि है साइंटिफिक मैन का। जहाँ समाज का हर आदमी एक साइंटिस्ट बनना चाहता है। जैसे आज के टाइम में अगर तुम किसी को ये बोल दो कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखता या साइंटिफिक पर्सपेक्टिव नहीं रखता, तो आज के टाइम में वो एक इंसल्ट की तरह है। या तुम किसी के रिलीजन को ये बोल दो कि उसका रिलीजन साइंटिफिक नहीं है, तो ये गाली की तरह होगा। आज के टाइम में हर इंसान ये प्रूव करने में लगा हुआ है कि कैसे उसके सारे बिलीव्स साइंटिफिक हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो हम देख सकते हैं कि साइंस और साइंटिफिक मैन अपने आप में एज अ आइडियल इस्टेब्लिश हो चुके हैं। यहाँ पर अगर कोई बात साइंटिस्ट बोल दे तो अधिकतर लोग उसे पत्थर की लकीर मान लेते हैं। अगर कोई बात एक साइंटिस्ट बोल रहा है तो लोग उसकी बातों को डिबेट और डिस्कशन से बाहर की चीज़ मानते हैं। साइंटिस्ट में डॉक्टर भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि मांस खाना सेहत के लिए अच्छा होता है और मांस के बिना तो प्रोटीन ही नहीं मिल सकता, तो अधिकतर लोग उसे बस मान लेंगे। और इसी नॉलेज एंड पावर को माइकल फूको अपनी फ़िलॉसफी में एक्सप्लोर करते हैं। साइंस और साइंटिफिक मैन ने अपने आप को समाज में सबसे ऊपर रख लिया है। साइंस का ध्यान फोकस होता है फैक्ट्स के ऊपर, पैटर्न्स को कलेक्ट करना, पर साइंस ये कभी नहीं बताता कि इस दुनिया में किस तरीके से एक्ट करें कि हमारी ज़िंदगी मीनिंगफुल हो सके। जबकि फ़िलॉसफी के साथ ऐसा नहीं है। फ़िलॉसफी का ज़्यादा फोकस ये होता है कि इंसान इस दुनिया में किस तरीके से एक्ट करे। जैसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। समझ लो साइंस ने ये बताया कि सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा प्रोटीन जानवर के मांस में मिलता है, पर फिलॉसफी तुम्हें ये बताएगी कि जानवर को मार के खा लेना केवल प्रोटीन के लिए सही है या गलत। साइंटिस्ट एटॉमिक पावर डिस्कवर करेगा, पर फिलॉसफी बताएगी कि एटॉमिक पावर का यूज़ कैसे करें। और जब फिलॉसफी और फिलॉसफर को लोग रिस्पेक्ट देना बंद कर देते हैं
तो एटॉमिक बॉम्ब का जन्म होता है और करोड़ों जानवर डेली बेसिस पर कटते हैं। और इसी पर फ्राइडरिक नीत्शे बोलते हैं, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ साइंटिफिक मैन, his emancipation from philosophy is one of the subtler after effect of democratic organization and disorganization. The self-glorification, self-conceitedness of the learned man is now everywhere in full bloom. In its springtime, which does not mean to imply that it is the case of self-praise, smell sweet. Here also there is smell of the populace, freedom from all masters. And after the science has with the happiest result resisted theology, whose handmaid it has always been too long, now it proposes in its wantonness and indiscretion to lay down the laws of philosophy. तो प्रॉब्लम क्या है साइंस में, साइंटिफिक मैन में, और ऐसा क्या बुरा हो जाएगा अगर साइंस टॉप पर बैठी हो? तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा साइंटिफिक मैन में ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती हैं और उसका नुकसान क्या होता है। तो इसी पर नीचे बोलते हैं, व्हाट इज साइंटिफिक मैन? फर्स्टली अ कॉमन प्लेस, अ नॉन रूलिंग, नॉन अथॉरिटेटिव, अ नॉन सेल्फ सफिशिएंट टाइप ऑफ मैन. He possesses industry, patience, adaptiveness, equability, and moderation in the capacity and requirement. Tomorrow he knows as little as he knew yesterday about how to help himself. He does not know how to take himself seriously and devote time to himself. He is senior not from the lack of trouble but the lack of capacity for grasping and dealing with his trouble. He is an instrument, something of a slave, though certainly the sublimest of the slave, but nothing in himself. एक साइंटिस्ट एक काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, जिसे आप कहीं पे भी भेज सकते हो दुनिया के रहस्य ढूंढने के लिए, पर उसके पास एक चीज़ की कमी होती है, वो होती है विल पावर की। जो साइंटिस्ट होता है उसके पास एबिलिटी टू टेक डिसीजन की कमी होती है। साइंटिस्ट तो ये समझ सकता है कि एक एटम के अंदर क्या है, पर वो खुद को नहीं समझ सकता। वो नहीं समझ सकता कि उसकी ज़िंदगी में क्या दिक्कत है और किस चीज़ की कमी है। जो भी वो खोज करेगा उसका क्या होगा वो उसके हाथ में नहीं है। एक साइंटिस्ट एक लीडर नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास खुद का कुछ नहीं होता, वो बस एक डीपर्सनलाइज्ड स्पिरिट है। तो साइंटिस्ट को तो एक डीपर्सनलाइज्ड स्पिरिट ही होना चाहिए। अगर वो पर्सनल चीज़ें अपने एक्सपेरिमेंट के बीच में लेके आ जाएगा, अपने पर्सनल बिलीव्स लेके आ जाएगा, तो उसका एक्सपेरिमेंट तो बेकार हो जाएगा। तो साइंटिस्ट को तो ऐसा ही होना चाहिए, एक डीपर्सनलाइज्ड स्पिरिट। पर इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग की, जिसने हमें पैरालाइज कर दिया है। हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं पर हमें ये नहीं पता कि कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। जॉब लग भी गई है तब भी ये नहीं पता कि हमें कब निकाला जा सकता है। आर्टिफिशियल आने के बाद धीरे धीरे करके जॉब्स ख़त्म होती जा रही हैं, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था, हमारी ज़िंदगी से क्लियरिटी ख़त्म होती जा रही है। हम सब कंफ्यूज्ड लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी का क्या होने जा रहा है। रिलीजन की पावर्स ख़त्म हो चुकी हैं। ट्रेडिशंस लाइक शादी करना, बच्चे करना, ये सब अपना अट्रैक्शन खो चुके हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। अब एक कदम भी आगे बढ़ना अनअफोर्डेबल होता जा रहा है। पुराना सब कुछ मुर्दा हो चुका है, नया कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे पास थोड़ी बहुत पावर बची थी, जो हमें मॉडर्निटी ने दी थी, मेडिकल साइंसेस ने दी थी, हम उस आदि मानव से ज़्यादा पावरफुल हैं सर्वाइवल के सेंस में, पर हम उससे ज़्यादा पावरलेस हैं ज़िंदगी जीने के सेंस में। हम इस मॉडर्न सिचुएशन के आगे पावरलेस हो चुके हैं। हमारे पास जो थोड़ी बहुत भी पावर थी ज़िंदगी को लेकर के, वो हम खोते जा रहे हैं। किसी भी चीज़ को लेकर अब हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये रहेगी या नहीं रहेगी। सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुका है। हम सब बस एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। हमारे स्कूल्स में एटम के बारे में पढ़ाया गया,
यूनिवर्स के बारे में बताया गया, पर हमें ये कभी नहीं बताया गया कि हम कौन हैं। ऐसे सवाल जिनसे सेल्फ इंक्वायरी होती है, उसकी जगह हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। हम सब एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह मल्टी वर्ल्ड होते जा रहे हैं, या फिर हम सब मल्टी वर्ल्ड हैं इसलिए डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। तो मल्टी वर्ल्ड का क्या मतलब हुआ कि बहुत सारी डिज़ायर्स पर सब में एक डाउट छुपा हुआ, करें या ना करें, परस्यू करें या ना करें। समझ लो तुमने करियर चूज़ किया, अब चूज़ तो कर लिया है, पर आगे तुम्हें पता भी नहीं उसे परस्यू करें या ना करें। तुम्हें नहीं पता कि कब तुम रिप्लेस हो रहे हो। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टी वर्ल्ड। उसी तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर भी जैसे जैसे इंसान के अंदर ये डाउट आया, वैसे वैसे डाउट से ही एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, जहाँ पे लोग मल्टी वर्ल्ड थे, जहाँ पे लोगों की मल्टीपल डिज़ायर्स थी। किसी को रिजर्वेशन चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को रोड चाहिए, किसी को स्कूल चाहिए, किसी को बहुत सारी डिज़ायर्स, पर सब में एक डाउट छुपा हुआ, क्या इसे परस्यू करें या ना करें, क्या और रिजर्वेशंस बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, हटा दें या ना हटाएं, और रोड बनाएं ना बनाएं, बस डाउट ही डाउट। दैट इज़ मल्टी वर्ल्ड, मल्टी और वर्ल्ड। In the new generation, which has inherited as it were different standard and valuation in its blood, everything is disquiet, deranged, and doubt and uncertainty. The best power operate restrictively. The very best virtues prevent each other from growing and becoming strong. Equilibrium blasts and perpendicular stability lacking in body and soul. आगे ध्यान से सुनना नीचे क्या बोलते हैं इंसान के विल के बारे में। However, which is the most diseased and deranged is the human will. They no longer are familiar with independence of decision or the courage of feeling the pleasure of willing. They are doubtful even of the freedom of will. Sometimes with gloomy aspect like the cloud overcharged with interrogative signs and often sick unto death of its will. Paralysis of will. Do we not find this crippling settings nowadays? तो इस बात को समझने के लिए एक डेमोक्रेटिक नेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इंडिया या अमेरिका, जहाँ बहुत सारा टाइम और एनर्जी इस बात को डिसाइड करने में लग जाता है कि क्या करना है। और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में इतना डाउट और स्केप्टिसिज्म होता है कि केवल किसी प्लान को, किसी आइडिया को एक्शन में उतारने के लिए ही सालों लग जाते हैं। ये डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेटिक नेशन अपने आप में कुछ नहीं है। ये डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेटिक नेशन हमसे बने हैं, इंसानों से बने हैं, एक इंडिविजुअल से बने हैं। तो हमारे अंदर ही, हमारी ज़िंदगी में ही कुछ ऐसा है जो कलेक्टिवली हमें डेमोक्रेसी के रूप में दिखाई देता है। कि जैसे हमारी ज़िंदगी में किसी प्लान को एक्शन में बदलने के लिए सालों लग जाते हैं, और फिर भी हम डाउट और स्केप्टिसिज्म से घिरे रहते हैं। हम किसी करियर को चूज़ करते हैं, उस करियर को फ्रूटफुल बनाने के लिए हमें सालों लग जाते हैं, फिर भी हम उस करियर में आगे बढ़ते हुए डाउट और स्केप्टिसिज्म से घिरे रहते हैं। डाउट और स्केप्टिसिज्म साइंस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, पर डाउट और स्केप्टिसिज्म ह्यूमन विल के लिए, ह्यूमन एक्शन के लिए अच्छा नहीं है। इस बात को एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। 4 मजदूर थे जो एक जगह से दूसरी जगह ईंट उठा कर रखते थे। एक दिन उनमें से एक मजदूर अपने काम के ऊपर सवाल उठा देता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर वहाँ से एल्बर्ट कामू के अब्सर्ड का जन्म होता है। और आज की हमारी ज़िंदगी इसी अब्सर्ड से घिरी हुई है। एक आदमी काम पर जाता है डेली लगभग 60-70 सालों तक, एक मैकेनिकल, पावरलेस, अब्सर्ड, डरी हुई ज़िंदगी जीता है। अगर उसके दिल में ये सवाल उठ जाए कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा दिनों तक वो काम नहीं कर पाएगा। तो स्केप्टिसिज्म ने
हमें पावर दी कि हम गॉड के ऊपर भी सवाल कर सके, बिलीव्स के ऊपर भी सवाल कर सके, अपने ऊपर भी सवाल कर सके, नेचर के ऊपर भी सवाल कर सके। पर स्केप्टिसिज्म और डाउट ने हमें पावरलेस कर दिया। इसी पर नीचे कहते हैं, द स्केप्टिसिज्म डिस्पाइजेस एंड नेवरदलेस grasps, it undermines and takes possession, it does not believe, but it does not thereby lose itself. It gives the spirit a dangerous liberty, but keeps strict guard over the hearts. आगे नीचे कहते हैं कि साइंटिफिक एज जहाँ साइंस का बहुत ऊंचा स्थान है, वहाँ एक और फिनोमिना हो रहा है जो कि है स्पेशलाइजेशन का। जहाँ कोई मैथमेटिशियन है तो उसे फ़िलासफ़ी के बारे में नहीं मालूम, कोई फिजिसिस्ट है तो उसे भी फ़िलासफ़ी, साइंस, मैथमेटिक्स के बारे में नहीं मालूम, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के अंदर भी कोई कान का डॉक्टर है, कोई दिल का डॉक्टर है, कोई दिमाग का डॉक्टर है। तो हम सब ने दुनिया को देखने का एक होलिस्टिक व्यू खो दिया है, जहाँ केवल मैथमेटिशियन मैथमेटिक्स जानता है, जहाँ दिल के डॉक्टर को ये नहीं पता कि कान में क्या चल रहा है, जहाँ दिल के डॉक्टर को ये नहीं पता कि दिमाग में क्या चल रहा है, या दिमाग के डॉक्टर को ये नहीं पता कि दिल में क्या चल रहा है। इसी बात को और कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था जहाँ एक आदमी रोड पर माइक लेके जा रहा था और लड़के और लड़कियों से ये सवाल पूछ रहा था कि आपको अपोजिट जेंडर में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है या सबसे ज़्यादा पसंद है। तो लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए, पर उस इंटरव्यू के सवाल में और उस इंटरव्यू के जवाब में एक पूरे इंसान के लिए कोई जगह नहीं थी, एक इंसान की फुल पर्सनैलिटी के लिए कोई जगह नहीं थी। और यही शायद साइड इफ़ेक्ट है स्पेशलाइजेशन का, कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे फोकस था, ना कि एक पूरे इंसान पे। लोगों को फुट फैटिश होती है, यानी लोगों को पैरों को देखकर सेक्सुअल अराउजल होना शुरू हो जाता है। ये भी क्या शो करता है कि तुम उस पूरे इंसान को नहीं देख पा रहे, तुम बस उसके पैर देख रहे हो। तो हमें आज के टाइम में पूरा इंसान दिखना बंद हो चुका है, और यही शायद साइड इफ़ेक्ट है साइंस एंड स्पेशलाइजेशन का। लोगों को करियर सेलेक्ट करना होता है तो वो पैसा देखते हैं, फ्रेंडशिप सेलेक्ट करनी है तो ये भी शायद देखते हैं कि पैसा कितना है, शायद शादियां करनी होती हैं तब देखा जाता है कि उस लड़के के पास या लड़की के पास पैसा कितना है। आज के टाइम में गाने भी बनते हैं, आंखें तेरी कितनी हसीन। ये सारी चीज़ें केवल ये शो करती हैं कि हमने पूरे इंसान को, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को, उसके पूरे लाइफ को देखना छोड़ दिया है। हम एक बस पर्टिकुलर हिस्से पे फोकस करते हैं। जैसे साइंस को अगर पता करना है कि कैंसर का क्योर क्या है, तो कैंसर का सेल उठाएगी, उस पर एक्सपेरिमेंट करेगी और देखेगी कि इस कैंसर के सेल को कैसे हराया जा सकता है, पर होलिस्टिक अप्रोच नहीं रखेगी। और उसी तरीके से साइकोलॉजी में भी बच्चे के चाइल्डहुड को देखा जाता है कि सारे मेंटल डिसऑर्डर से जड़ उसका चाइल्डहुड ही है, एक पार्ट केवल। और यही साइड इफ़ेक्ट है साइंस और साइंटिफिक मैन का। तो हमारा फोकस नैरो होता जा रहा है, हमने चीज़ों को होलिस्टिकली देखना बंद कर दिया है, हमने इंसानों को होलिस्टिकली देखना बंद कर दिया है। और नीचे नए फिलोसोफर्स से कहते हैं कि हमें चीज़ों को होलिस्टिकली देखना है, डिफरेंट एंगल से देखना है। मॉडर्न आइडियाज़ ने हमारे विल को कमज़ोर कर दिया है, तोड़ दिया है, पर हमें क्लियरिटी चाहिए। नए फिलोसोफर्स को क्लियरिटी चाहिए, नए फिलोसोफर्स को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव चाहिए। इसी पर नीचे कहते हैं, इन द फेस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न आइडियाज़ विच वुड लाइक टू कंटिन्यू everyone in a corner in a speciality. A philosopher, if there could be a philosopher nowadays, would be compelled to place the greatness of man, the conception of greatness precisely in his comprehensiveness and multifactoriousness. In all his roundness, he would even determine worth and rank according to the amount and variety of that which a man could wear and take upon himself. Nowadays, the taste and the virtue of the age weaken the will. Nothing is so adapted to the spirit of the age than the weakness of will.
Consequently, in the ideal of the philosopher, the strength of the will be supreme.